नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। देश विदेश खबरों के साथ मैं हूं दीप्ति और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मोदी ने गुजरात में आयोजित निवेशकों के सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। खराब और प्रदूषण वाले फैलाने वाले व्हीकल्स को वैज्ञानिक तरीके से सड़क से हटाने में ये नीति अहम भूमिका निभाएगी। यूपी के 23 जिले बाढ़ से ग्रस्त। सीएम योगी बाढ़ से जूझ रहे जिलों का जायजा लेने पहुंचे। 1.5 लाख की आबादी पलायन को मजबूर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में जारी। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन बनाए। तीसरी लहर की आशंका के बीच बेंगलुरु में कोरोना ने खतरनाक रूप अख्तियार किया। 11 अगस्त के बीच बेंगलुरु में 544 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई। और अमृतसर में कूड़े के ढेर में बम नुमा चीज मिलने से सनसनी। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर और डीसीपी मौके पर पहुंचे। खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने गुजरात में आयोजित निवेशकों के सम्मेलन को वर्चुअली तौर पर संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की स्क्रैप नीति को देश के विकास में अहम बताया है। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देश में फ्राइडे से नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग नीति लॉन्च हो रही है, जो देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक नई पहचान देगी। खराब और प्रदूषण फैलाने वाले व्हीकल्स को वैज्ञानिक तरीके से सड़क से हटाने में ये नीति अहम भूमिका निभाएगी। पीएम ने कहा कि मोबिलिटी का देश के विकास में अहम योगदान है। 21वीं सदी का भारत कन्वीनियंट और क्लीन लक्ष्य को लेकर चले, ये समय की मांग है। ये नीति तेज विकास के सरकार के कमिटमेंट को दर्शाती है। ये देश की आत्मनिर्भरता को भी आगे बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 वर्ष देश के लिए बेहद अहम है। आज मौजूद संपदा हमें धरती से मिल रही है, वो भविष्य में कम हो जाएगी और इसीलिए भारत डीप ओशियन की नई संभावनाओं को तलाशने में लगा है। क्लाइमेट चेंज को हर कोई अनुभव कर रहा है, इसीलिए देश को बड़े कदम उठाने की भी जरूरत है। बीते वर्षों में ऊर्जा के सेक्टर में काफी तरक्की की है। पीएम ने नई स्क्रैप नीति को वेस्ट टू वेल्थ की दिशा में एक अहम कदम बताया है। उन्होंने कहा कि इससे न सिर्फ रोजगार मिलेगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी तेजी मिलेगी। उन्होंने बताया कि ये नीति हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। पुरानी गाड़ियों की वजह से होने वाले हादसों को इस नीति के तहत रोका जा सकेगा। जिसके पास स्क्रैप सर्टिफिकेट होगा, उसको रजिस्ट्रेशन के नाम पर दिया जाने वाला पैसा नई गाड़ी की खरीद पर नहीं लगेगा। साथ ही नई गाड़ी खरीदने वालों को कई दूसरी तरह की छूट भी मिलेगी। अलंग का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि छोटे कारोबारियों को इस नई नीति से काफी फायदा होगा। स्थानीय इंडस्ट्री को भी इसका पूरा फायदा होगा। साइंटिफिक स्क्रैपिंग से देश के पास में रेयर मेटल का भंडार बढ़ेगा। सरकार की पूरी कोशिश है कि ऑटो इंडस्ट्री को कम से कम चीजों को बाहर से मंगवाने की जरूरत हो। इसके लिए इस इंडस्ट्री को भी कुछ और आगे बढ़कर उपाय करने होंगे। इसीलिए पुराने प्रोसेस को बदलना ही होगा। सरकार इसके लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। हम ग्लोबल स्टैंडर्ड वाले व्हीकल्स अपने लोगों को देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर्कुलर इकोनॉमी भारत के लिए कोई नया शब्द नहीं है, अब इसको वैज्ञानिक तरीके से करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर बीजेपी नेता को निशाना बनाया। गुरुवार रात आतंकियों ने राजौरी में बीजेपी नेता के घर पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 5 लोग जख्मी हुए हैं। आतंकियों ने 3 ग्रेनेड फेंके थे जो बीजेपी नेता के घर की छत पर फटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला खांडली इलाके में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जसबीर सिंह के घर पर हुआ। इसके बाद इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया। बीजेपी नेता के घर हमले से पहले आतंकियों ने गुरुवार को दिन में कुलगाम में बीएसएफ के काफिले पर हमला किया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू की। इस दौरान आतंकियों की गोली लगने से 2 सुरक्षा बलों और 2 आम नागरिक घायल हुए। ये हमला काजीगुंड के मालपोरा में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हुआ था।
घाटी में पिछले कुछ समय से बीजेपी नेता आतंकियों के निशाने पर है। 9 अगस्त को ही अनंतनाग में आतंकियों ने बीजेपी नेता गुलाम रसूल डार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिछले साल 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 4 अगस्त को कुलगाम में बीजेपी नेता आरिफ अहमद पर भी हमला हुआ था। इसके बाद 6 अक्टूबर को आतंकियों ने गादरबल में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष गुलाम कादिर की हत्या कर दी थी। इधर बडगाम में भी बीजेपी के एक कार्यकर्ता को निशाना बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। कश्मीर की एक 18 साल की लड़की अपनी आप बीती बताते हुए कहती है कि लंबे वक्त तक बवाल, कर्फ्यू, लॉकडाउन, वायलेंस की वजह से उसकी दिमागी सेहत पर बुरा असर हुआ। डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उसे नशे की लत पड़ गई। ये कहानी सिर्फ उस 18 साल की लड़की की नहीं है, बल्कि ये बड़ी तादाद में कश्मीरी युवाओं की कहानी है। मिलिटेंसी, पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, झड़प और फिर सख्त कर्फ्यू की घटनाओं ने कश्मीर की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है। अब कश्मीरी युवाओं को ड्रग्स ने भी जकड़ लिया है। इस पूरी ड्रग्स स्टोरी में कई स्टेक होल्डर्स हैं। पीड़ित युवा, उनका परिवार, समाज, पुलिस और डी एडिक्शन के नाम पर काम पर लगे हॉस्पिटल डॉक्टर्स। कश्मीर में अब नशे तक पहुंच बहुत आसान है। गांव, कस्बों, शहरों में ड्रग पैडलर्स का जोरदार नेटवर्क है। कश्मीर में राजधानी श्रीनगर और साउथ कश्मीर में अनंतनाग सबसे ज्यादा ड्रग्स प्रभावित जिले हैं। इसके अलावा पुलवामा, बारामूला, कुपवाड़ा, बांदीपोरा, शोपिया में भी ड्रग्स के काफी मामले सामने आ रहे हैं। ऑल जे&के यूथ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के एक एनजीओ हैं जो नशा मुक्ति को लेकर कश्मीर में काम कर रहा है। कश्मीर में 1990 से जो हालात बिगड़ना शुरू हुए, उसी के साथ ड्रग्स की दिक्कत भी बढ़ती चली गई। आज जो 25-30 साल का युवा है, उसने पूरे वक्त कश्मीर में हालात खराब ही देखे। कश्मीर में नौकरी, रोजगार के मौके कुछ नहीं है। ड्रग्स की चीजें आम होती जा रही हैं। लोगों को आसानी से पैसा मिल रहा है और ड्रग्स की उपलब्धता भी बहुत ही आसान है। पिछले 30 साल से कश्मीर आतंकी घटनाओं, पत्थरबाजी, मिलिटेंसी, अलगाववाद के लिए बदनाम रहा है। लंबे वक्त से अस्थिरता का माहौल, 1989 के बाद से हिंसा, कर्फ्यू, सुरक्षा बलों का कथित उत्पीड़न, आर्टिकल 370 हटने के बाद लॉकडाउन और कोरोना की तालाबंदी, इन सभी कारणों की वजह से लोगों को लंबे वक्त तक घर में रहना पड़ा है। इस दौरान मानसिक तनाव, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ पर बुरा असर हुआ है। कश्मीर के सीमा पर होने की वजह से भी ड्रग्स की सप्लाई होने की आशंका रहती है। इस वजह से यहाँ ड्रग्स का कारोबार अच्छा खासा फल फूल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। और अब खबर यूपी से। यूपी के करीब 23 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं। बड़ी आबादी अपना घर छोड़कर या तो राहत शिविरों में है या फिर सड़कों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ से जूझ रहे जिलों का जायजा ले रहे हैं। शुक्रवार को वह गाजीपुर पहुंचे। गाजीपुर और बलिया में लगभग 100 गांव प्रभावित हैं, जबकि 1.5 लाख की आबादी पलायन को मजबूर है। गाजीपुर पहुंचे सीएम योगी ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के बाद उन्हें राहत सामग्री भी बांटी है। इसके बाद कहा कि यूपी में बाढ़ हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश से छोड़े गए अतिरिक्त पानी की वजह से आई है। गाजीपुर की 32 ग्राम पंचायत बाढ़ के पानी में डूबी है। मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधियों को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा कि आप सभी भी बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। गाजीपुर के बाद सीएम बलिया जाएंगे। बलिया में 54 गांव की 1.5 लाख से ऊपर की आबादी प्रभावित है। इनके अलावा आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जिनकी आबादी तो प्रभावित नहीं है, लेकिन उनके कृषि योग्य भूमि पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ पर गंगा नदी खतरे के निशान से 57.615 मीटर से लगभग 2.415 मीटर ऊपर बह रही है। राजस्व विभाग द्वारा दोनों तहसील में कुल 34 बाढ़ चौकियां और 10 राहत शिविर क्रियाशील हैं। राहत बचाव कार्य और आवागमन के लिए एनडीआरएफ टीम, एक एसडीआरएफ टीम और एक पीएसी की तैनाती की गई है, जिनके पास 12 स्टीमर युक्त रबर बोट्स हैं। एनडीआरएफ टीम ने सदर तहसील क्षेत्र में बाढ़ के पानी में फंसे 42 लोगों को और एसडीआरएफ की टीम ने बैरिया तहसील क्षेत्र में 40 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। गाजीपुर से ज्यादा हालात बलिया के खराब हैं। यहाँ लगभग 70 गांव की 1 लाख से ज्यादा की आबादी बाढ़ प्रभावित है।
लोग अपने घरों को छोड़कर जाने को मजबूर हैं। यहाँ गंगा के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बलिया से ही एक वीडियो सामने आया है, जहां देखते ही देखते 2 मकान गंगा में समा गए। बैरिया तहसील के केहरपुर गांव में जहां एक मकान भारी बारिश में देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह ढह गया, वहीं एक मकान अचानक ही गंगा में समा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ नेशनल। और अब बात क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला लॉर्ड्स में खेला जा रहा है, जहां पहले दिन का खेल टीम इंडिया के नाम रहा। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले दिन 3 विकेट के नुकसान पर 276 रन बनाए। टीम के लिए सलामी बल्लेबाज केएल राहुल 127 और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे 1 के स्कोर पर नाबाद लौटे। पहले दिन के खेल के बाद लॉर्ड्स टेस्ट में फिलहाल भारत की स्थिति अच्छी है। टीम इंडिया को अगर अपने शानदार खेल को जारी रखना है तो दूसरे दिन टीम के बल्लेबाजों को स्कोरबोर्ड पर एक बड़ा स्कोर लगाना होगा। केएल राहुल शतक बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं और फैंस के साथ साथ टीम मैनेजमेंट को भी उनसे दोहरे शतक की उम्मीद रहेगी। पहले दिन राहुल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने टेस्ट करियर का 6वां शतक पूरा किया था। साथ ही एशिया के बाहर वे भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाले तीसरे सलामी बल्लेबाज भी बने थे। राहुल के अलावा अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा भी अच्छी पारियां खेल टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाना चाहेंगे। रहाणे लंबे समय से फॉर्म में नहीं है, लेकिन उनके पास बिना दबाव के बल्लेबाजी कर फॉर्म हासिल करने का बढ़िया मौका है। साथ ही पंत और जाडेजा भी विस्फोटक पारियां खेल मेजबान टीम को पूरी तरह से मुकाबले से बाहर करने का काम कर सकते हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीसरी लहर की आशंका के बीच बेंगलुरु में कोरोना खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका है। आंकड़ों की बात की जाए तो 1 से 11 अगस्त के बीच सिर्फ बेंगलुरु में ही 543 बच्चों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इन सभी की उम्र 0 से 19 वर्ष के बीच है। इस बीच अपने आधिकारिक दौरे से लौटे सीएम बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को विशेषज्ञों के साथ आपात बैठक बुला ली है। विशेषज्ञों की राय के बाद ही सीएम ने कर्नाटक में स्कूलों को खोले जाने का आदेश पारित किया था, लेकिन विकराल होते कोरोना को देखते हुए इस बैठक में कई कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। उधर बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका की ओर से जारी किए गए बयान में बताया कि जिन 543 बच्चों और युवाओं में कोरोना की पुष्टि हुई है, उनमें से ज्यादातर में कोरोना के या तो हल्के लक्षण हैं या फिर लक्षण है ही नहीं। वैज्ञानिक इसे बड़ा खतरा मान रहे हैं, क्योंकि बिना लक्षणों के कोरोना बच्चों और युवाओं पर आक्रमण कर रहा है। इसे तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि तीसरी लहर में बच्चों और युवाओं को ज्यादा सुरक्षित रखने की जरूरत है। हालांकि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य सामने नहीं आए हैं, लेकिन दूसरी लहर के दौरान बच्चे और युवा ही सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों के संपर्क में आए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच ज्यादातर राज्य सरकारें स्कूल खोलती जा रही हैं।
लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उसमें युवा और बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से स्कूल बंद रखने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस और ट्विटर की जंग तेज हो गई है। पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना ट्विटर अकाउंट राहुल गांधी के नाम पर कर दिया है। इनमें दिल्ली कांग्रेस नेता अलका लांबा, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर राहुल गांधी की फोटो लगा दी है। श्रीनिवास ने ट्वीट करके कहा कि तुम कितने ट्विटर अकाउंट रोकोगे? हर कार्यकर्ता राहुल गांधी की आवाज बनकर तुमसे तीखे सवाल पूछेगा। कांग्रेस का आरोप है कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ने पार्टी और राहुल गांधी समेत कई सीनियर नेताओं के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल लॉक कर दिए हैं। बुधवार रात कांग्रेस के 5 सीनियर लीडर्स के ट्विटर अकाउंट लॉक किए गए। इनमें पार्टी महासचिव और पूर्व मंत्री अजय माकन, लोकसभा में पार्टी के विहिप मणिकम टैगोर, असम प्रभारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव शामिल हैं। कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए फेसबुक पर लिखा कि जब हमारे नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हम तब नहीं डरे तो अब ट्विटर अकाउंट बंद करने से क्या खाक डरेंगे। हम कांग्रेसी हैं, जनता का संदेश है, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अगर बलात्कार पीड़ित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाना अपराध है तो यह अपराध हम 100 बार करेंगे। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रमुख रोहन गुप्ता ने कहा कि पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के करीब 5000 अकाउंट को ब्लॉक किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ट्विटर सरकार के दबाव में आकर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि ट्विटर निश्चित तौर पर सरकार के दबाव में है, क्योंकि जब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उन्हीं तस्वीरों को शेयर किया गया तो उन्हें नहीं हटाया गया। राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले दिल्ली कैंट रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात की फोटो ट्वीट की थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में ट्वीट ने कहा कि हमने राहुल के उस ट्वीट को हटा दिया है क्योंकि इससे हमारी पॉलिसी का उल्लंघन हुआ है। कंपनी ने ये भी बताया कि कांग्रेस नेता के अकाउंट को लॉक किया गया है। प्रदेश में बढ़ते अपराधों को लेकर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार पर हमला बोला है। कटारिया ने अपराध के आंकड़ों में आधार पर मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वे घर के बाहर निकलें और गृह विभाग की सुध लें। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बीजेपी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता में कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे गृह मंत्री रहते हुए प्रदेश में अपराध नहीं हुए, मगर हमारे समय प्रदेश अपराधों के मामले में चौथे पायदान पर आ गया था। लेकिन वर्तमान सरकार अपराधों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है, तभी तो महिला अपराधों को लेकर प्रदेश में अव्वल नंबर पर पहुंच गया है। बलात्कार, चोरी, अपहरण, नकबजनी सहित ऐसी के अपराधों के ग्राफ में भी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सीएम गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि हिंदुस्तान में गहलोत अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कोरोना काल में 8 सिविल लाइन से बाहर ही नहीं निकले। कटारिया ने भरतपुर में डॉक्टर अनिल गुप्ता पर हुई एसीबी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि राजनीति का कितना दखल बढ़ गया है, एसीबी की इस कार्रवाई से साफ झलकता है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था की स्थिति यूपी, बिहार, हरियाणा, एमपी जैसे बीजेपी शासित राज्यों से 100 गुना अच्छी है। बीजेपी झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना रही है। केंद्र की असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए बीजेपी नेता झूठे बयान दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज नेशनल। अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती जा रही है। इतनी मजबूत कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका भी उससे डरा हुआ है। अमेरिका ने ये अनुमान लगाया था कि तालिबान को राजधानी काबुल पर कब्जा करने में 90 दिन का समय लगेगा। इतने दिनों में अमेरिका अपने नागरिकों को और अधिकारियों को देश से बाहर कर लेगा। अमेरिका का यह अनुमान गलत निकला। तालिबानी लड़ाके अब तक 11 प्रांतों पर कब्जा करने के बाद राजधानी काबुल से करीब 150 किलोमीटर दूर रह गए। इस बीच अमेरिका ने अपने नागरिकों को तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कहा है। भारत ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि वे तुरंत अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी करें। इसके लिए दूतावास की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दूतावास के मुताबिक भारत ने अफगानिस्तान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से यहाँ हालात रोज बिगड़ते जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। दूतावास ने भारतीय पत्रकारों को विशेष तौर पर सतर्क रहने को कहा है।
इसके साथ ही दूतावास ने ये भी बताया कि 3 भारतीय इंजीनियरों को भी सुरक्षित निकाला गया है। ये अफगानिस्तान के सरकारी फोर्स के साथ एक प्रोजेक्ट साइट पर काम कर रहे थे, जहां तालिबान ने कब्जा कर लिया था। बनारस में गंगा पार में बने बाईपास चैनल को लेकर पर्यावरणविदों ने जो आशंका जताई थी, वह 6 माह में ही सच होती दिख रही है। गंगा का जल स्तर चेतावनी बिंदु के करीब है। इस वजह से बाईपास चैनल पूरी तरह से डूब गया है। वहीं ड्रेन कर निकाली गई बालू भी गंगा में समा गई है। चैनल को बनाने में लगभग 12 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जिसे गंगा के जानकारों ने धन का दुरुपयोग बताया था। अब गंगा में बाढ़ आने से प्रशासन की पोल खुल गई है। बनारस में 5.5 किलोमीटर लंबे, 45 मीटर चौड़े और 6 मीटर गहरे बाईपास चैनल से गंगा को 2 भाग में बांटकर ड्रेजिंग के सहारे रामनगर से राजघाट तक ले जाया गया है। इसे लेकर साझा संस्कृति मंच के नदी विज्ञानी प्रोफेसर यूके चौधरी और संकट मोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विशंभर नाथ मिश्रा ने नदी धारा, जल घाट संरचना आदि पर चिंता जताई थी। उनका कहना है कि चैनल से वाराणसी में गंगा के अर्धचंद्राकार स्वरूप और धारा प्रभावित होंगे। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि ड्रेजिंग से निकली बालू को टेंडर कराकर हटाया जा रहा था। पानी बढ़ने से थोड़ी बालू बची रह गई, अधिकतर रेत हटा ली गई है। घाटों को संरक्षित करने के लिए ही चैनल बनाया गया है। अमृतसर के रंजीत एवेन्यू में घर के सामने कूड़े के ढेर में एक बम नुमा चीज मिलने से सनसनी फैल गई। इसे ग्रेनेड बताया जा रहा है। रंजीत एवेन्यू अमृतसर के पॉश इलाकों में शामिल है। सूचना मिलते ही पुलिस कमिश्नर और डीसीपी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इसके अलावा सूचना मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा। इससे पहले अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित गांव डालेके के पास शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि पंजाब पुलिस और सीमा सुरक्षा बल ने संयुक्त तलाशी अभियान में 3 किलो RDX, 5 हैंड ग्रेनेड और 100 से ज्यादा कारतूस बरामद किए थे। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने टिफिन बम और 3 डेटोनेटर भी बरामद किए थे। डालेके के आसपास पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा इन हथियारों को गिराया गया था। ड्रोन और हथियार गिराने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने तुरंत पंजाब पुलिस और BSF अधिकारियों को सूचित किया था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में संयुक्त तलाशी अभियान चला, हथियारों की खेप बरामद कर देश में आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। जानकारी के मुताबिक शनिवार और रविवार की मध्य रात्रि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने नापाक साजिश के तहत एक ड्रोन के जरिए लोपोके थाना अंतर्गत गांव डोलेके के पास हथियारों से भरा एक बैग गिरवाया था। ग्रामीण अपने गांव के आसपास ड्रोन की आवाज सुनकर चौकस हो गए और गांव के सरपंच ने फोन से तुरंत जानकारी पंजाब पुलिस और BSF के अधिकारियों को दी। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए इस साल देश भर के 152 पुलिस अधिकारियों को चुना गया है। इनमें से जोधपुर यूनिट से 4 अधिकारी चुने गए हैं, जबकि राज्य भर से कुल 9 पुलिस कर्मियों को इसमें स्थान मिला है। जोधपुर से 1 यूनिट के 4 पुलिसकर्मी चुने जाने का यह पहला मौका है। इसमें पूर्व DCP धर्मेंद्र सिंह यादव, ACP दर्जाराम, थानाधिकारी दिनेश लखावत और अशोक अंजाना भी को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। जोधपुर के खंडा फालसा थाना क्षेत्र में बच्चे के अपहरण के बाद हत्या का 3 दिन में खुलासा करने पर थानाधिकारी दिनेश लखावत को और बनाड़ क्षेत्र में समलैंगिक संबंध के चलते आरी से पति को काटकर फेंकने के मामले की गुत्थी सुलझाने के पर तत्कालीन बनाड़ अधिकारी अशोक अंजना का चयन हुआ। धर्मेंद्र यादव वर्तमान में सिरोही SP पद पर कार्यरत है। महानिदेशक पुलिस ML लाठर ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता के लिए चयनित राजस्थान पुलिस कर्मियों को बधाई दी है। राजस्थान से पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार, पुलिस उप अधीक्षक सुरेश शर्मा, पुलिस निरीक्षक अनिल कुमार डोरिया, दिनेश लखावत, दर्जाराम, अशोक अंजाना, अरुण कुमार और हेड कांस्टेबल भवानी सिंह को चुना गया है। इनके अतिरिक्त CBI के 15, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के 11-11, उत्तर प्रदेश पुलिस के 10, केरल और राजस्थान के 9-9,
तमिलनाडु पुलिस के 8, बिहार से 7, गुजरात, कर्नाटक और दिल्ली पुलिस से 6 और शेष अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इनमें 28 महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। पदक देने की शुरुआत वर्ष 2018 में आपराधिक मामलों की जांच में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।